आज एक बहुत ही दुखद खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का प्लेन क्रैश के कारण देहांत हो गया। ये प्लेन क्रैश का सिलसिला माना जाता है कि 1965 से चला है। उस समय के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता जी कच्छ की ओर उड़ान भर रहे थे और पाकिस्तान सेना ने मिसाइल अटैक करके उस प्लेन जिस पे कि बलवंत राय मेहता जी बैठे हुए थे उसे विस्फोट करा दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। संजय गांधी जी का प्लेन क्रैश हुआ, ये सिंधिया कोई थे उनका भी हुआ, और रूपानी जी का तो फिलहाल ही हुआ है, और एक रेड्डी जी का हुआ था। खैर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम लोग आगे पढ़ते हैं उस दिन के टॉपिक से। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच थॉट के बारे में, फ्रेंच विचारधारा, ज्योग्राफी में, भूगोल के क्षेत्र में। हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, रिटर, हमबोल्ट, कल रेजल सर के बारे में पढ़े थे, वो सारे जर्मनी के थे। तो अभी तक हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जर्मन विचारधारा को पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसीसी विचारधारा के विडाल ला ब्लाचे के बारे में। फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट, और ये माना जाता है विडाल डी ला ब्लाच को ही कि वही फाउंडर हैं, फादर हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के। इनका जन्म 1845 में हुआ। याद कीजिए, रेजल सर का कब हुआ है? 1844। रेटजल सर का कब हुआ है? 1844। मतलब ये एक साल उनसे छोटे थे। और इससे एक बात और मालूम चल रही है कि ये दोनों समकालीन थे। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पीरियड की ये बात है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, मेडिटेरेनियन रीजन में, स्पेन के आसपास में ही कोई क्षेत्र है, कोई रीजन है, कोई शहर है। तो शहर का उतना नाम मैंने नहीं लिखा क्योंकि उतना कोई ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं सिर्फ वो बताऊं, वो लिखूं नोट्स में जो एग्ज़ाम के व्यू से, आज के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस पर फोकस रहे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके। इसलिए मैंने उसका शहर का नाम नहीं लिखा, बस इतना लिख दिया कि वो इस रीजन के थे जो स्पेन के आसपास कोई शहर है वहाँ हुआ है। अब अभी मैंने बताया कि ये रेटजल के समय के थे, तो देख लीजिए रेटजल जर्मनी, ये किनके समकालीन थे? जर्मनी के रेटजल, यूएस के विलियम मॉरिस डेविस के, और ब्रिटेन के जोग्राफर मैकिंडर, ये तीनों के समकालीन विडाल डी ला ब्लाच थे। इतने महान जोग्राफर हैं, इनके बावजूद इन्होंने अपना एक खास जगह बनाया, एक स्पेशल जगह बनाया ज्योग्राफी के फील्ड में। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या किया। विडाल डी ला ब्लाच ने डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट किया, डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट किया। इन्होंने डेवलप्ड की पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म हो गया पर्यावरण नियतिवाद, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे कि रेजल सर डिटर्मिनिज्म टाइप के थे। उन्होंने, उनका फोकस जो है वो एनवायरनमेंट पे ही रहा। तो इनका फोकस जो है वो पॉसिबिलिज्म को फॉलो करने में रहा। इन्होंने पॉसिबिलिज्म को डेवलप किया। इन्होंने पॉसिबिलिज्म को क्या किया? डेवलप किया। किन्होंने? विडाल डी ला ब्लाच। इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिज्म को किसी और ने फाउंड किया है, इसके फाउंडर कोई और है। तो कौन है भाई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से, लूसियन फिब्रे। क्या नाम है? लूसियन फिब्रे इज द फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म। तो फाउंडर हैं लूसियन फिब्रे।
इन्होंने ही बहुत पहले पॉसिबिलिज्म के बारे में सबसे पहले बात की थी और बताया था, एक थ्योरी दिया था। तो इनके काम को आगे बढ़ाने का, इनके थ्योरी को, इनके कॉन्सेप्ट को, इनके थॉट को डेवलप करने का और अच्छे से वो काम किया विडाल डी ला ब्लाच ने। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकती है कि ये फिर से, ऐसे तो मैं कल भी बताया था, पिछले क्लास में भी बताया था कि डिटर्मिनिज्म क्या हुआ और पॉसिबिलिज्म क्या हुआ। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए पॉसिबिलिज्म है और डिटर्मिनिज्म है। पॉसिबिलिज्म कब होता है? व्हेन man dominates the nature, या आप इन्वायरमेंट कह सकते हैं। कि पॉसिबिलिज्म में क्या होता है कि नेचर के ऊपर कौन डोमिनेट करता है? मैन करता है। और डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वायरमेंट कह लीजिए या फिर नेचर कह लीजिए, डोमिनेट्स या फिर कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है। तो डिटर्मिनिज्म का मतलब हो गया जब मैन के ऊपर किसका डोमिनेट होता है? मैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, मानवीय क्रियाकलापों को कौन कंट्रोल करता है? इन्वायरमेंट। तो वो हो गया डिटर्मिनिज्म। अब इसके कंट्रोल से जो बाहर चला जाए, जो इन्वायरमेंट कुछ भी है लेकिन वो अपने टेक्निकल से, अपने स्किल से उस इन्वायरमेंट को, उस नेचर को, उस सराउंडिंग को कंट्रोल कर ले, उसमें सस्टेन कर जाए, तो उसको कहते हैं पॉसिबिलिज्म। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैन अब डोमिनेट करेगा तो कुछ भी कर सकता है। मैन मेक्स चेंजेस इन सराउंडिंग। और यहाँ पे क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री by the influence of nature और environment। ह्यूमन हिस्ट्री का विकास जो है वो ह्यूमन के इन्फ्लुएंस के, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस में होता है, तो वो हो गया डिटर्मिनिज्म। और पॉसिबिलिज्म में क्या होता है? अब मैन भले डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है, बट लिमिटेशन है। देयर इज लिमिटेशन टू चेंजेस। मतलब ये इन्वायरमेंट में जो चेंज करता है ह्यूमन, उसके कुछ लिमिटेशन एक हद तक कर सकता है। ये पॉसिबिलिज्म का हुआ। और यहाँ क्या है? नो लिमिटेशन, नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट का कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो उसका ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, ह्यूमन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ भी तबाह कर सकता है। ठीक है। तो ये था पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म में मेन डिफरेंस, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस। तो देखिए अब एक बात और विडाल सर के बारे में कि प्राइमरली स्टार्टिंग में ये एक ट्रेंड हिस्टोरियन थे। मतलब ये हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रह चुके थे और हिस्ट्री को पढ़ा भी रहे थे। तो मतलब ये एक हिस्टोरियन थे, ट्रेंड हिस्टोरियन। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे रेजल सर के बारे में
कि वो पहले क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, जूलॉजी के फील्ड में काम कर रहे थे। उसी तरह जनाब ये विडाल सर जो है ये हिस्ट्री के फील्ड में काम कर रहे थे। अब जैसे उनका बायोलॉजी से अचानक से यू टर्न हुआ ज्योग्राफी की तरफ, ज्योग्राफी के फील्ड में रुझान बढ़ा। अमेरिका जाने के बाद 1875 आफ्टर द 1871 द ईयर ऑफ वार बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। तो इनका भी लगभग वही कहानी है, ये भी उनके ही समकालीन थे, टाइम पीरियड के थे, कंटेम्प्रेरी थे। वो 1844 में जन्म लिए थे और इनका जन्म 1845 में हुआ था। तो ये भी उस वार तक 1871 के वार तक 1870 के वार तक हिस्टोरियन थे। तो जैसे रेजल साहब का 1871 के बाद 1875 के बाद ज्योग्राफी फील्ड के तरफ कन्वर्जन हुआ, उसी तरह इनका भी 1871 के बाद ज्योग्राफी की तरफ कन्वर्जन हुआ। कैसे हुआ, ये कहानी इंटरेस्टिंग है। तो ये देखिए 1870 वार बिटवीन फ्रांस एंड प्रूसिया। 1871 में क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थ्रू द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट 1871। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में। और इस वार में फ्रांस और प्रूसिया के बीच जो वार हुई थी, इसमें से कौन लूज किया था, कौन हारा था, किसकी हार हुई थी, फ्रांस की हार हुई थी। और ये विडाल सर कहाँ के थे, फ्रांस के थे। तो जैसे ही फ्रांस की हार हुई तो फ्रांसीसी पीपल, फ्रांसीसी सरकार का मोराल जो है वो एकदम डाउन हो गया, हतोत्साहित हो गए, उत्साह बहुत कम हो गया। तो अब बात आई कि कैसे फ्रांस को फिर से उठाया जाए, कैसे फिर फ्रांस को बनाया जाए, इनका विकास कैसे किया जाए। तो बात आई कि ये पॉसिबल है देशभक्ति से। कैसी देशभक्ति, आखिर ये कैसे पॉसिबल होगा। तो बात आई कि ये तब तक देशभक्ति लोगों के अंदर में नहीं आएगी, जोश नहीं आएगी, जब तक वो अपने रीजन के बारे में, उनका रीजन क्या हुआ, फ्रांस, जब अपने फ्रांस के बारे में अच्छे तरह से नहीं जानेंगे कि फ्रांस में क्या है अभी भी बचा हुआ, क्योंकि कुछ पार्ट जर्मनी में चला गया था इस युद्ध में हार के कारण। तो बात यहाँ पे आई कि जब तक वो अपने रीजन को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कि यहाँ के प्रॉब्लम्स क्या हैं और यहाँ अभी भी क्या बचा हुआ है और अभी भी हम खड़े हो सकते हैं अपने पैरों पे, अभी भी हम अपना विकास कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था और उनको नॉलेज में देना भी ज़रूरी था। तो ये कैसे होगा, तो इसका काम दिया गया ज्योग्राफी को कि ये तो पॉसिबल है ज्योग्राफी के स्टडी के हिसाब से। तो उस समय विडाल सर को ये काम सौंपा गया, उनको बनाया गया चेयर ऑफ ज्योग्राफी। एक यूनिवर्सिटी में उनको एक अपॉइंट किया गया चेयर ऑफ ज्योग्राफी के पोस्ट पे 1872 में, 1871 के बाद। अब यहाँ से ये धीरे धीरे बनेंगे ज्योग्राफर। इनके ऊपर रेजल, रिटर दोनों सर का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। किसके ऊपर, विडाल सर का। वो जबकि जर्मन स्कूल के थे और ये फ्रेंच स्कूल के हैं, फिर भी उस समय ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में काफ़ी योगदान था जर्मनी का और जर्मनी इस सब्जेक्ट पे काफ़ी आगे निकल चुका था। तो फ्रांस के लोगों ने भी, विडाल सर ने भी ध्यान दिया कि जब ज्योग्राफी का ही एडवर्टीजमेंट करना है, ज्योग्राफी के बारे में ही बताना है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो उन्होंने उन्हीं को फॉलो किया, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए। अब किस सब्जेक्ट पे ये इन्फ्लुएंस हुए और किस सब्जेक्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं ये नई बात बताता हूँ, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे कहानी के तौर पे। तो उसी बीच में इन्होंने एक दिया था प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल
यूनिटी। रिटर साहब फॉलो करते थे यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, और यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, जिसके थ्रू उन्होंने क्या कहा, ऑल फिजिकल क्लाइमेट और लैंड फॉर्म्स एंड ह्यूमन कल्चर या फिर इकोनॉमी एलिमेंट ऑन अर्थ आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम रेदर देन आइसोलेटेड फीचर्स। तो इन्होंने कहा कि अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो फिजिकल हो मतलब क्लाइमेट, लैंड फॉर्म्स एक्सेट्रा, जोलॉजिकल, या फिर ह्यूमन, चाहे उसका कल्चर हो या उसकी इकोनॉमी हो, ये हर एलिमेंट अर्थ पे जो कुछ भी है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से चल रही है। कोई भी अपना अकेले आइसोलेटेड फीचर, अपना अकेले रूप से कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी का गिवन बाय विडाल सर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, फ्रेंच जोग्राफर मोर फोकस्ड ऑन रीजनल जोग्राफी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि विडाल डी ला ब्लाचे को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी फ्रांस में, कि उस युद्ध में हार से जो मनोबल नीचे गिरा है, जो मोराल जो डाउन हुआ है, उसको हाई करना है। उसके लिए ज्योग्राफी पढ़ाना, ज्योग्राफी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी रीजन के बारे में पूरा डिटेल, कि वहाँ क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अभी भी आप कैसे ऊपर उठ सकते हैं। तो खैर, तो इसलिए फ्रेंच जोग्राफर का, जो भी जोग्राफर आए, सबसे पहले तो विडाल डी ला ब्लाच ही आए, तो इनका भी सारा फोकस जो है वो रीजनल ज्योग्राफी पे ही था। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि ये किनसे इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, ये प्रभावित थे उनसे रिटर सर से और रेजल सर से। और इन लोगों का काम ह्यूमन ज्योग्राफी में, ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी था, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी था। तो देखिए, इन्होंने एक मेथड को काफ़ी प्रमोट किया। क्या किया, स्टडिंग हाउ ईच ह्यूमन ग्रुप थ्रू इट्स एक्टिविटीज, प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स एडेप्ट्स टू इट्स मिलियू, प्रोड्यूसिंग अ डिस्टिंक्टिव जेनरेटिवल मतलब वे ऑफ लाइफ। इन्होंने एक मेथड को प्रमोट किया। किस चीज़ के मेथड को, तो एक स्टडी के मेथड को। क्या स्टडी करना था, हाउ ईच ह्यूमन ग्रुप, किस प्रकार हर एक मानवीय संघ, दल, थ्रू इट्स एक्टिविटीज, अपने कार्यकलाप, अपने प्रैक्टिस, अपने अभ्यास और अपनी टेक्निक, अपने स्किल के थ्रू, कला के थ्रू, कैसे वो अपने मिलियू को एडेप्ट किया है। यहाँ पे ये मिलियू का अर्थ क्या हो गया, ये जर्मन वर्ड में है, टर्म में है मिलियू। मिलियू का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ डिस्टिंक्टिव जेनरेटिवल, ये क्या है, जेनरेटिवल, इसका मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, कि कैसे हर एक ह्यूमन ग्रुप, हर एक ह्यूमन सोसाइटी वो अपने सराउंडिंग के साथ कैसे एडजस्ट किया है, और सबका अलग अलग वे ऑफ लाइफ कैसे है। तो वो कैसे है, तो एक्टिविटीज़ के कारण है, प्रैक्टिस के कारण है और टेक्निक के कारण है। इन तीनों के हेल्प से ह्यूमन ग्रुप जो है, ह्यूमन सोसाइटी या ह्यूमन मैनकाइंड ने अपने सराउंडिंग से एडजस्टमेंट करके अपना वे ऑफ लाइफ डिफरेंट किया है। डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक फीचर्स, सो डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, डिफरेंट सराउंडिंग, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। इसके बाद उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया, रिकॉग्नाइज दैट नो ह्यूमन सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ सिविलाइजेशन इट हैज रिच्ड कैन नेवर कंप्लीटली escape the restrictions imposed by the milieu।
अपॉन विच इट डिपेंड्स। तो उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया कि कोई भी ह्यूमन सोसाइटी, भले वो जितने भी लेवल सिविलाइजेशन के क्रॉस कर गया है, जैसे हमारा सबसे पुराना सिविलाइजेशन क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, तो हम लोग बहुत काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड हो चुके हैं पहले के मुताबिक, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। इसके बावजूद कह रहा है कि हम लोग कभी भी हमारा जो सराउंडिंग का जो रिस्ट्रिक्शंस है, जिस पे हम लोग डिपेंड करते हैं, उसको कभी भी हम लोग उसको पार नहीं कर पाएंगे, उसे ओवर पावर नहीं कर पाएंगे। ऐसा इनका कहना था, जो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। अब एक बात कि जब उन्होंने ये इस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया, इन्होंने जब ये विचार रखा, ये कॉन्सेप्ट रखा, तो बात आई कि ठीक है, रिस्ट्रिक्शन की बात हुई, तो हाउ दिस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। ठीक है, कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो है ह्यूमन मैनकाइंड पे सराउंडिंग के जरिए कैसे इम्पोज्ड हुआ। क्या क्वेश्चन आया? इट वाज नेसेसरी टू डिस्क्राइब और आंसर हाउ these restrictions was imposed। अब बात यहाँ तक आई, जब ये प्रिंसिपल दे दिया, जब ये विचार रखा गया, तो ये अब ज़रूरी हो गया कि हमें ये भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये रिस्ट्रिक्शंस आखिर इम्पोज कैसे हुआ, कैसे रिस्ट्रिक्शंस। जो आपने ये कह दिया कि सराउंडिंग के रिस्ट्रिक्शंस को ह्यूमन सोसाइटी कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकता है या कर सका है। हाउ? तब जाके विडाल सर के द्वारा ये फील किया गया, उन्होंने फील किया कि अब ये ज़रूरी हो गया है पता लगाना, इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर कि व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मोस्ट डायरेक्टली टू द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, कि आखिर वो सारी वजहें क्या हैं, क्या क्या हैं जो इस ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट को, रिस्ट्रिक्शन को सबसे ज़्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है। ये बताना ज़रूरी हो गया विडाल सर को। तब उन्होंने जो भी नोटिस किया, जो भी स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, सबसे ज़्यादा वेटेज उन्होंने दिया नेचुरल एलिमेंट्स में क्लाइमेट को, क्लाइमेटिक कंडीशन को, कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ह्यूमन सोसाइटी की, ह्यूमन मैनकाइंड को क्या करती है, कहीं की भी किसी भी रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन के बाद हाँ, तो सबसे पहला फोकस किस पे रहा? क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके बाद इनका रहा जियोलॉजिकल, फॉर्मेशन पे, उसके बाद रहा बायोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर फीचर्स। ठीक है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, उसके बाद जियोलॉजिकल फॉर्मेशन किया, उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर किया। ये विडाल सर ने बताया। तो
तो जैसे रीटर साहब का भी व्यू था, एक गोल था क्या जानना किसी रीजन के बारे में, कि उस रीजन में किस चीज़ का कितना क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वहाँ के ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट में या उस रीजन की किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में। तो ऐसा ही व्यू जो है विडाल सर का भी रहा, और यही गोल जो है, यही पता करना, यही स्टडी करना विडाल सर का भी रहा। तो यहाँ पे रीटर सर से काफ़ी इन्फ्लुएंस यहाँ तक थे। अब एक पॉइंट आता है जहाँ पे विडाल सर रीटर से थोड़ा जुदा हो जाएंगे, एक अलग लाइन पकड़ेंगे। जहाँ तक आपको मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था कि रीटर साहब एक टेलियोलॉजिस्ट थे, मतलब ईश्वरवादी, धर्मवादी। तो उसके थ्रू ही उन्होंने क्या कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है किसी रीजन में, इंसान भी जो कुछ भी कर रहा है वो सब एक तरह से प्री प्लान्ड है, वो ऊपर वाले ईश्वर के प्लानिंग से ही सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने लास्ट में जाके ये बातें बोल दी थी, ठीक है। तो विडाल सर बोले नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि सब कुछ प्री प्लान्ड है और ऊपर वाले के द्वारा सब कुछ किया जा रहा है, ऐसा वैसा सब कुछ। तो विडाल सर ने कहा कि ये बिल्कुल ही गलत है। इस रिस्ट्रिक्शंस को, जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो नेचर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसको हम लोग ओवर पावर कर सकते हैं। हाउ? तो बाय आवर टेक्निकल डेवलपमेंट, बाय आवर टेक्नोलॉजी एंड स्किल से हम लोग इस रिस्ट्रिक्शन को ओवर पावर कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जैसे ठंड के मौसम है, तो ठंड के मौसम में क्या है, बहुत ठंड हो रही है, तो हमारा भी सराउंडिंग क्या है, बहुत ही कोल्ड है। तो हम लोग इसे कैसे ओवरकम करते हैं? तो हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया, एडवांसमेंट किया। क्या? हीटर बनाया। ठंडा पानी से परेशान थे तो बस गीजर बना लिया। गर्मी में जब समर सीजन आती है तो हम लोग गर्मी से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या हम लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं? नहीं, हम लोगों ने उसके लिए भी एक ऑप्शन खोज लिया, एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एक स्किल किया। और वो क्या किया? कूलर बनाया। कूलर से भी जब काम नहीं चलने लगा तो हम लोगों ने एयर कंडीशन एसी को इन्वेंट किया। तो ये विचार था विडाल सर का ही कि एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग नेचर के रिस्ट्रिक्शन को, हम लोग अपने सराउंडिंग के, मतलब मिलियू के रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम अपने टेक्नोलॉजी और स्किल से कर सकते हैं। यही मेन काम रहा और विचारधारा रहा विडाल सर का, कि हम लोग इन्वायरमेंट के फुल्ली कंट्रोल्ड में नहीं है, हम लोग भी इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब हम लोग इनका दो बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन रहा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बराबर, और जानना भी चाहिए क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सबका पब्लिकेशन के बारे में देखा है। तो इनके दो बुक हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हैं। पहला है टेब्ल्यू डी ला ज्योग्राफी डी ला फ्रांस, ये फ्रांस लैंग्वेज में है। इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट ऑफ फ्रेंच ज्योग्राफी। या तो आप ये याद रखिए, पूरा ना सही तो कम से कम थोड़ा सा ही, कि टेब्ल्यू डी ला ज्योग्राफी। अगर इस तरह का कभी आ गया एग्जाम में, नेट वगैरह में, कि ये किनका राइटिंग है, इनके ऑथर कौन है, तो आप टिक मार सके कि इनके ऑथर विडाल डी ला ब्लाच है, जिन्होंने 93 में ये बुक लिखा है। और इंग्लिश में क्या आ सकता है? इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? पोर्ट्रेट ऑफ फ्रेंच ज्योग्राफी। एक बुक ये हो गई, और दूसरी ये प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक भी इनका है, जो इन्होंने 1918 में पब्लिश करवाया था। तो ये दो मेन बुक हैं जो आपको याद रखने के लिए है। तो इसी के साथ विडाल सर की कहानी होती है समाप्त, की कैसे ये रीटर साहब से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और किस टॉपिक पे जाके ये उनसे, इनका विचार जो है उनसे थोड़ा सा अलग हुआ। रेडजेल के बारे में भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रेडजेल सर से भी काफ़ी प्रभावित थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो जहाँ तक हम लोग को पता है
कि रेजल सर एक पॉलिटिकल जोग्राफर थे, फादर ऑफ पॉलिटिकल जोग्राफी भी थे। तो उन्होंने स्टेट के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। तो उनके तरह ही इन्होंने भी कुछ स्टडी अपना स्टेट पे किया, मतलब एक स्टेट का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह। तो एक बात इन्होंने बहुत ही खास कहा कि नेशनलिज्म, देशभक्ति ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी को कुछ दर्द हो जाए, किसी को कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि सब एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंसी से बढ़ रहे हैं। इस सोसाइटी का, ह्यूमन मैनकाइंड का डेवलपमेंट हो रहा है। तो इनका मेन क्या था, पॉसिबिलिज्म, और मेन कॉन्सेप्ट क्या था इनका, अभी तक जो भी कहानी पढ़े कि ह्यूमंस थ्रू इनोवेशन, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसका एक लाइन में रिव्यू है। ह्यूमंस थ्रू इनोवेशन एंड चॉइस कैन अडेप्ट टू और मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट, कि मानव अपने इनोवेशन से, अपने खोज से, अपने स्किल से, अपने आर्ट से, अपने चॉइस से, अपने चाहत से भी अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकता है या फिर उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। मैंने एग्जांपल बताया ही, एसी, कूलर, गीजर, हीटर वाला, बस वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मेन इसका यही कहानी है जो आप लोग को माइंड में रखना। अगर आप सारी कहानी भूल भी गए तो आपको बस अगर ये एक लाइन याद रह जाएगा तो आप इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। जो आजकल ट्रेंड में आया है स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट ABC, उन्होंने ये कहा, उनका ये कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था, तो उस पर ये 2 लाइन काफ़ी है। ठीक है, तो ये 2 बुक, ये 2 लाइन और मैंने जो कहानी सुनाया रीटर से रिलेटेड और रेजल से रिलेटेड, और किस समय ये जोग्राफर बने। पहले ये हिस्टोरियन थे। ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, मतलब जब फ्रांस प्रूसिया से हार गया 1871 में, तो काफ़ी मोरल डाउन हो गया। तो मोरल को हाई करने के लिए ज्योग्राफी जाना ज़रूरी था, क्योंकि ज्योग्राफी ये स्टडी ऑफ रीजन, तो रीजन में क्या है, नहीं है, हम लोग कैसे क्या यूज कर सकते हैं, कैसे क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे क्या डेवलप कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग खुद को कितना क्या डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब ज्योग्राफी में है। तो इसलिए ज्योग्राफी को क्या कहते हैं, उसको स्प्रेड करना ज़रूरी हो गया लोगों के बीच में। तो इसका ये काम दिया गया था विडाल सर को, जो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया और निभाया, और ज्योग्राफी को एक नया आयाम दिया, एक नया तरीका दिया, एक नया विचारधारा दिया। थैंक यू विडाल सर फ्रॉम अस जोग्राफर्स। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैकिन्डर सर से। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।